इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, क्या है? तो सबसे पहले तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, पहले कहाँ सुना था? हाँ हाँ, वर्क पावर एनर्जी में। वर्क फॉर एनर्जी में, बिल्कुल सही कहा। वर्क फॉर एनर्जी सबसे पहले ये दर्शन देता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो लोग बिल्कुल शुरू से कर रहे होते हैं क्लास 11th में, उनको क्लास 11th में जाकर के ये वर्क फॉर एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और उससे ही पहले अगर तुमने पढ़ा होगा तो 9th के साथ पढ़ा होगा। ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारे टाइप का होता है, जिसमें एक का नाम मैकेनिकल एनर्जी है। और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। खैर वाइब्रेशनल को छोड़ दो, मेनली 2 टाइप, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मेट हमेशा फिक्स होता है, हाफ एम बी एस। और कभी भी किसी भी केस में अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो हम यही खोजते हैं, हाफ एम बी एस होता है। ठीक है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट बदलता रहेगा। कभी तुम्हें दिखेगा ऐसा, Gm1m2/r, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कभी दिखेगा तुम्हें हाफ kx², स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। कभी देखेगा k q1 q2, ये क्या अलग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वाला के 1/4πε0। k q1 q2/r, ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सबका फॉर्मेट अलग अलग आ गया, लेकिन तुम इसके फंडामेंटल में जब घुसोगे तो फंडामेंटल सबका ओरिजिन तुम्हें एक ही जगह से दिखाई देगा। इसका कैलकुलेशन जो होता है हमेशा ही वर्क डन से होता है। कैलकुलेशन पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन से होता है, या डिफाइन भी करते हैं तो किसके टर्म में? जैसे इसमें जब पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है एक्सटर्नल एजेंट को, वही इसके अंदर स्टोर्ड हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। जब इसको छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, ये नीचे एकदम ऐसे मोशन करता हुआ गिरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो हम कहते हैं वर्क डन होता है। ध्यान से सुन लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि कहीं भी अगर इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज है, तो निश्चित रूप से वर्क डन हुआ होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अगर कहीं पे भी वर्क डन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ था, जब इसको छोड़ा गया ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। यहाँ पे वो वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये वर्क करने का कैपेसिटी हम लोग कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये वर्क कहीं पे अगर हो रहा है तो वो वर्क करने का कैपेसिटी आया कहाँ से? कोई ना कोई एनर्जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो एनर्जी यहाँ पे कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन में है। एक्सटर्नल एजेंट मैंने जो उठा करके यहाँ पे रखा, मेरा जो वर्क डन था वही इसके अंदर स्टोर हो गया था, किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। तो अगर तुमसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो सीधा कह दो कि एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना है? एक्सटर्नल एजेंट किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग कितना रहा है? तो mg। ठीक है, ये h हाइट तक लेकर के गया तो mgh। तो अगर तुमसे पूछे कि ये mgh, तो ग्रेविटी का वर्क डन तुमने कैलकुलेट किया है, तो कहो कि हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने काम किया, इसलिए ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रहा था मैंने भी उतना ही फोर्स लगाया है इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाने के लिए। हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट द फील्ड काम करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो हमेशा फील्ड के अगेंस्ट होता है।
ग्रेविटी खींच रहा है इसको नीचे, हम ले जा रहे हैं इसको ऊपर। ठीक है, इसलिए मेरा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। इसलिए जो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो भी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ग्रेविटी ने बताओ कितना काम किया, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना, ग्रेविटी ग्रेविटी खींच रहा था नीचे, ग्रेविटी का फोर्स नीचे जा रहा है ऊपर, तो प्लस mgh की माइनस mgh, फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है। माइनस तुम है। वर्क डन लिखते हो एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस, और यहाँ पे कॉस लिख दोगे 180। ठीक है, तो कॉस 180 की वजह से माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ mgh। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यही है कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क डन करेगा तो उसको स्लोली लेकर के जाएगा, कोई एक्सलेशन का बात यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से लेकर के चलते हैं, एक्सलेट नहीं कराते। मतलब एक्सलेट नहीं कराने का क्या रीजन, मतलब हम ये इंश्योर करते हैं कि हम भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना ये ग्रेविटी लगा रहा है। नेट फोर्स को हम लोग जीरो करते हैं, नेट फोर्स को क्या करते हैं, जीरो, क्योंकि हमने भी उतना ही फोर्स लगाया जितना ग्रेविटी ने लगाया, इसलिए हम इसको एक्सलेट नहीं करें। एक्सलेट करेंगे तो ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, तो उस केस में एडिशनल वर्क डन आ जाएगा, वो अलग, वो वर्क डन नहीं है। हम कहते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट, तो फोर्स के अगेंस्ट कहने का मतलब है जितना फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैट, ये जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हम भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एनर्जी ने जितना वर्क डन किया है, वो वर्क डन ही इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी, वो वर्क डन ही इसके अंदर क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट का जो भी वर्क डन है वही उसके अंदर स्टोर हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो बस इसकी तरह बता देना है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh है, तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ k q1 q2 बाई r के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको, अब सोच के देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट वाला। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको उठा के मुझे यहाँ लाना है, ए पे है और ये बी पे, बी से उठा के हमें सी पे लाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप आएगा वो, हाँ आएगा, नहीं आएगा। अपने आप नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, इधर आने के लिए उसको ग्रेविट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट से जाना पड़ेगा, अगेंस्ट से जाना पड़ेगा, अगेंस्ट ये जाएगा नहीं, इसको धक्का दे के लाना पड़ेगा इधर। तो धक्का कौन देगा, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। अब बताओ, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जस्ट इसको मूव कराना है, मूव दो तरीके से करा सकते हैं, धीरे धीरे इसको पुश करेंगे यहाँ पे आएगा, मतलब बिना किसी एक्सलेशन के आ रहा है इधर। दूसरा हो सकता है कि एक्सलेट करते हुए आए, एक्सलेट करते हुए आए, उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके ज्यादा, उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो केस नहीं है। हम इसको जस्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कराए अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, क्यों हम अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट चाहे जितना भी फोर्स लगा सकता है, एक्सलेट करा सकता है, वो मैटर नहीं है। हमको जस्ट इसको यहाँ से यहाँ लेकर के, जस्ट लेकर के आना है, तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जिससे हमारा मिनिमम काम हो जाए। यानी कि इसको जस्ट पुश करना है, तो ये जितना फोर्स लगा रहा है हम भी अगर उतना ही फोर्स लगा देंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, ये चलना शुरू कर देगा। ठीक है, जस्ट उससे ज्यादा रहेगा तो ये चलना शुरू कर देगा, मतलब नेट फोर्स अगर हम जीरो है, जीरो कर रखे हैं, तो इस इंस्टेंट भी इन दोनों के बीच का फोर्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्यू एन क्यू टू बाई आर का, इसका एक्सप्रेशन में मालूम, इसका एक्सप्रेशन में मालूम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है वो हमें पता है, इसी के अगेंस्ट हमें काम करना है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को भी एटलीस्ट इतना फोर्स लगाना है। ठीक है, इसलिए जब भी फोर्स या फील्ड के थ्रू, या जो भी फील्ड के थ्रू जो फोर्स आ रहा है वो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होता है, तो हम जस्ट उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्या, फोर्स। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है, तो कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं, देखो उधर में कैलकुलेशन हमने एमजी वाले फोर्स से किया था, यहाँ पे हम किसके फोर्स से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल में हमने ये देखा कि कैलकुलेशन हमेशा वर्क डन से होता है, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एफ इंटू डी आर। लेकिन ये एफ किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी तुमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लिखते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स जब लिखते हैं तो आगे हमें माइनस देना पड़ता है, देना पड़ेगा।
तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मान के चल रहे हैं, ठीक है, अगर तुम इसको कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो आगे में माइनस लगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और डी आर ऐसे आ रहा है, वहां से उठ के इधर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे लिखो। नहीं, अगर तुम इसको यहां से डिस्प्लेस करा रहे हो तो पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इस साइड में इसको लेकर के आ रहे हो तो क्या लिखोगे? माइनस। अगर तुम इसको इस साइड में डिस्प्लेस कराओगे तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो चलो, तुम इधर फोर्स का अगर इधर मूव कराओगे तो माइनस लिखो, उस साइड में मूव कराओगे तो प्लस लिखो, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ऐसा लिखेंगे। आगे में माइनस साइन हमने लगा दिया, ये डी डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डाल दिया। के Q1 Q2 आर टू द पावर -2 इंटू डी आर, ऐसा है, आर टू द पावर -2 इंटू डी आर। क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 माइनस ऑफ 1 बाई आर। अब इसको हम कहाँ से लेकर के जा रहे हैं? R1 से R2, R1 से R2, R1 से R। ये क्या आ गया बताओ? के Q1 Q2 W इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, माइनस साइन बाहर कर दो, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये क्या आ गया? माइनस के Q1 Q2 बाई। अब बताओ इसको अगर इन्फिनिटी से मैं लेकर के आ रहा हूँ, R1 कहाँ पे है? इनफाइनाइट। R2 कहाँ पे है? R पे। तो अगर मैंने R2 को R पुट किया और इसको इनफाइनाइट पुट किया, ये क्या आ चुका है? माइनस के Q1 Q2 बाई R। लेकिन ये जो माइनस साइन है, ये माइनस, ये जो मैंने कैलकुलेट किया वर्क डन, ये किसका वर्क डन? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि एक्सटर्नल एजेंट का? ये वर्क डन किसका है? अरे तुमने किसका फोर्स लिखा हुआ? देखो ना, उसी का वर्क डन होगा। हाँ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस के Q1 Q2 बाई आर। अगर ये पहले से इतना है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल एजेंट तो इसके अगेंस्ट काम किया होगा, तो ये जितना पॉजिटिव होगा तो के Q1 Q2 बाई आर। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, तो यही इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसमें अक्सर लोग माइनस प्लस साइन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ? ठंड लग गया? गर्मी में ठंड लग गया तुम्हें? कहाँ लग गया ठंड? नोट कर लो, ये है वर्क वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जिधर की तरफ पुश कर रहा है, ये पुश कर रहा है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली उसका वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। तो बहुत सारे बुक में जो डेरिवेशन होता है दिखाता हूँ कैसा होता है। कंफ्यूजन किस बात को लेकर के रहता है? कंफ्यूजन हटाना है तो बस इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल एजेंट का जो भी वर्क डन है वही है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन उतना ही है जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट है, इसलिए माइनस रहेगा। पांच स्टूडेंट दिए, 4 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, मतलब सेंटर पे था ही उतना ही स्टूडेंट। लेकिन कल ही तो उनका टेस्ट था। हाँ, क्या कंप्यूटर बेस्ड था या फिर? हाँ, देख के तो तुम्हारा मोटिवेशन ही क्या करूँ यार।
ओ अच्छा। अच्छा, वो जो वैकेंट सीट है उसके लिए वो लोग एग्जाम कंडक्ट किया। लेकिन अभी तो हुआ ही नहीं, क्लास का कहाँ से स्टार्ट हो गया। अरे अभी WBJE का काउंसलिंग हो गया, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, तो वही तो बात है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ काउंसलिंग, कैसे स्टार्ट कर दी। अरे अभी तो जोसा का काउंसलिंग ही चल रहा है, कैसे स्टार्ट हो गया। पहले बिना इसके ले लिया क्या एडमिशन होना। हाँ हाँ। हाँ दे सकता फार्मेसी के लिए। हाँ एटलीस्ट नहीं, नीट में ये रूल हुआ है ना, चेंज हुआ है, तो अभी बिना बायो वाला भी दे सकता है। बायो वाले भी दे सकते हैं, जो बायो जिनका नहीं है ना वो भी नीट दे सकते हैं। जस्ट लाइक यू हो गया, यूपीएससी में जैसे मान लो कि तुमने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन अलग से प्रिपेयर करके दे सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसी तरह से किया कि जब वहां पे दे सकते तो इधर में क्यों नहीं दे सकते। मान लो कि किसी ने नहीं लिया, अगर वो खुद से बायो प्रिपेयर, उसको एग्जाम देना है बायो का, सब्जेक्ट हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, वो हट गया है। वो रूल कब का चेंज, ये लास्ट ईयर चेंज हुआ है, यही जो एग्जाम हुआ अभी। ये मालूम नहीं था तुम्हें, इसलिए तो इतना भीड़ बढ़ रहा है नीट में। नीट में तो इतना भीड़ बढ़ रहा है। हम्म, हम्म। मतलब एफजी की तरह पैटर्न लाइक, क्या हो गया। चलो आगे। क्या हो गया। अब देखो एक और डेरिवेशन दिखाता हूँ जिसको देख करके तुम्हें लगेगा कि मतलब कुछ बुक्स में ऐसा देखा होगा। ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये अभी दो जो चार्ज है Q1 और Q2, वो R सेपरेशन पे है। ये इसको पुश करेगा तो ये कुछ देर के बाद DR चला गया, DR डिस्प्लेस हो गया। इस बार मैं किधर की तरफ ले रहा हूँ, राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस बार एक्सटर्नल वर्क डन नहीं कर रहा है। इस बार कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा है। तो मैं वर्क डन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा बताओ, के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इंटू DR, यही होता है F.DR। तो के Q1 Q2, ठीक है। अब ये R1 से R2 तक जा रहा है, R2 इस बार इंफिनिटी की तरफ है, R2। ठीक है, R1 इसका R है पोजीशन, पहले यहाँ पे था, जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, ये धक्का दे करके जाएगा इंफिनिटी की तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो -1/R आना है, R1 से R2। R1 इस बार कितना है, R1 कितना है, माइनस साइन को बाहर निकाल दो, R1 है, R में R2 हम पुट करेंगे, कहाँ पे जाना है इसको, बोलते क्यों नहीं हुआ, R2। R1 से R2, R2 है कितना, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, या चलो अभी R2 रखते हैं, 1/R2 -1/R1। और R1 क्या है, R1 अभी R है ना, और R2 कहाँ पे जाएगा, इंफिनिटी के ऊपर। तो R2 को हम पुट करेंगे इंफिनिटी, और इसको क्या पुट करेंगे, 1/। अब बताओ क्या आ गया, ये Q1 Q2 बाई R। ये है वर्क डन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक की तरफ पुश जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है कि नहीं। तो वर्क डन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है। इससे पहले वाले केस में क्या कर रहा था, ये एक्सटर्नल एजेंट उसको पुश करके इस तरफ ला रहा था, तो अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहा था, इसलिए उसका वर्क डन क्या था, पॉजिटिव। उसका वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि ये धक्का दे रहा है इधर, जा भी रहा है इधर। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा है इधर, जा भी रहा है इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नेगेटिव वर्क डन होगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन आता है।
लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रो ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, वही डेल्टा यू है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा। नहीं, इस केस में नेगेटिव होगा। इस केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो पूरी तरह से तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन रखना ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स लगा रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव। अगर ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों से रिजल्ट वही आना है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो कैलकुलेशन दोनों से रिजल्ट एक ही आ रहा है। दोनों के बेसिक में अगर तुम घुसोगे तो दोनों का कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट हुआ, वर्क डन से स्टार्ट हुआ। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, वर्क डन कैलकुलेट करने आना चाहिए, वर्क डन से ही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकल के आता है। तो अभी हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क डन करेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू। ठीक है, अब बताओ ये दोनों को अगर हम एक साथ लेकर के आते हैं, देखो यहाँ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और ये माइनस साइन को हम इधर की तरफ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये लिखते हैं ना, वर्क डन तो यही कहता है, वर्क डन जितना फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहा है सबका वर्क डन निकालो, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। अब तुम इसको लेकर के जा रहे हो स्लोली, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज नहीं है तो डब्ल्यू ई एक्स टी प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सटर्न वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, टू भी हो गया। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का अपोजिट उल्टा होता है। आ भी गया, मैथमेटिकली वो चीज चलाया कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन प्लस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, इसमें कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, धीरे स्लोली लेकर के आ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर नहीं है तो डेल्टा के ई को जीरो लिखेंगे। अब ये चीज हमने कहाँ से लिखा? ये लिखा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से। कहाँ से लाए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लगा दिया। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं देखता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिक प्रिंसिपल है, इसको लगाने में हमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं देखना होता है। ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से? वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहीं भी लगा सकते हैं, फोर्सेस चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहीं भी नहीं लगा सकते। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर। फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का कहाँ पे? ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है। एक लाइन में अगर बता दूं, जहां पे भी पोटेंशियल टर्म डिफाइन है ना, वो सबका सब फोर्स कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटी के केस में तुम कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्प्रिंग के केस में कहते हो इलास्टिक पोटेंशियल। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वाला टर्म जहां भी डिफाइंड है, कहाँ पे है डिफाइंड? जहां पे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर का है। यानी कि तुमने नॉन फ्रिक्शन के लिए सुना है पोटेंशियल का टर्म? फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए
फ्रिक्शनल फोर्स डिसिपेटिव नेचर का है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल का टर्म आता ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन ये पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का टर्म नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं। ये जब भी डिफाइंड होगा तो किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं। वहीं पे काइनेटिक पोटेंशियल में जाएगा, पोटेंशियल काइनेटिक में आएगा, बदलाव हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन ये सब आ गया, वहां पे पोटेंशियल का टर्म डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो पोटेंशियल कैलकुलेशन कैसे होगा? बेसिक में बेसिक कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करना है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जितना फोर्स लगा रहा है उतना इंटू डी आर करके कैलकुलेशन करते हैं। ये है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसका निगेटिव कर देने से हमें मिल जाता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन यहाँ पे है, इसी में हम लोग आगे माइनस लगा देंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल एजेंट को उधर की तरफ ले जाने में क्या करना पड़ेगा? निगेटिव वर्क डन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है ना, वो किसके लिए आएगा? वो सिर्फ आएगा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइंड ही नहीं है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, सो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू इट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है? वर्क डन इन असेंबली द सिस्टम इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द इंट्रैक्शन फोर्स। अगेंस्ट द इंट्रैक्शन फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन करना पड़ा है असेंबल करने के लिए सिस्टम को। जैसे ऐसा समझो इसको, मान लो कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पे चार्जेस को ला करके बैठाना है, असेंबल करना है। एक चार्ज को यहाँ रखना है, एक को यहाँ पे रखना है, एक को यहाँ रखना है। तो चार्ज को अगर असेंबल करना है, अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है, इन पूरे एनर्जी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो असेंबल करने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, सोचो कि यहाँ पे कोई चार्ज था, ये चार्ज को आने देगा इधर में? नहीं। दूर में अगर कोई चार्ज है, इस चार्ज को वो यहाँ पे आने देगा? पहले से तुमने एक चार्ज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रख दिया, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर हम किसी चार्ज को यहाँ से उठा करके इधर में लाना चाहते हैं तो ये आने देगा? आने देगा? ये नहीं आने देगा। तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इसको धक्का दे करके ले जाना पड़ेगा यहाँ। वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? ये चार्ज को यहाँ से धक्का दे करके लाना पड़ेगा यहाँ। वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? एक्सटर्नल का जो वर्क डन है, इसको लाने में, इसको लाने में, इसको लाने में, उन सारे वर्क डन को अगर हम ऐड कर देंगे तो यही बन जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या कहा इन्होंने? Potential energy of a system of particle is defined as work done in assembling the system in a given configuration against the interaction force। इंट्रैक्शन का जो फोर्स है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का फोर्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का फोर्स, उस इंट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन करना पड़ा है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब उसी का कैलकुलेशन किया है ऐसे, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे, इसको डी आर डिस्टेंस पे लेकर के जाना है। तो क्या कर रहे हैं? माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई एक्स पे। माइनस क्यों लगाया है? माइनस क्यों लगाया? किसका वर्क डन है ये? क्या कहा गया है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनाइट टू गिवन सेपरेशन। कहा कि Q2 को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा,
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही है। समझ में आया कुछ? क्या कहा? Q2 को दूर से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के जा रहे हैं इधर की तरफ। अभी वो रास्ते में है एक डिस्टेंस पे, इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? dx। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है? k Q1 Q2 बाई एक्स का स्क्वायर है, एक्स डिस्टेंस पे है ना, तो k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेस कितना करना है? dx इंटू डी एक्स। कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स? पूरा पढ़ो, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो वर्क डन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए ये जो फोर्स लिखा गया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा है बताओ? पुश कर रहा है, ये आ रहा है उसकी अगेंस्ट, है कि नहीं? तो आगे में माइनस साइन होगा, होगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। ये इसको खींच रहा है, ये दोनों इसको, ये इसको रिपेल कर रहा है, हम लेकर के आ रहे हैं इधर की तरफ। तो इस केस में क्या है, ये जो पूछा जाए कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो कहेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमने तो लगाया था इसको इस डायरेक्शन में जिधर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हमने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिखा तो यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? अभी ये जा रहा है किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? राइट की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया गया ना, वो किसके लिए? एक्सटर्नल एजेंट के लिए। एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, इसलिए ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव साइन शोज दैट एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे k Q1 Q2 बाई x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/x। अब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इनफाइनाइट से आर तक, ये आएगा k Q1 Q2 बाई r। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज k Q1 Q2 बाई r, और जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वही इंट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे कह देंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस चार्ज को असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? इस चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी है k Q1 Q2 बाई r3, k Q2 Q3 बाई r1, k Q1 Q3 बाई r2, ये होगा दो के बीच में। ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ? एक्सटर्नल एजेंट ने इसको ला करके अरेंज किया होगा यहाँ पे। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वही इसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम पूछे, अगर किसी ने पूछा, तो इसका वर्क डन, इसको ऐसे अरेंज करने में, असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ा है उसको कैलकुलेट कर दो। या फिर अगर तुम्हें पूछे कि इसको असेंबल करने में कितना वर्क डन करा, ये करना पड़ा, तो आसान तुम्हारे लिए क्या है? आसान है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। k Q1 Q2 बाई r दिस वन, k Q2 Q3 बाई r1, के सबको ऐड कर दो, सिंपल। वर्क डन को कैलकुलेट करना आसान है कि यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना आसान? एनर्जी कैलकुलेट करना आसान। तो एक्सटर्नल जितना भी एनर्जी इसका होगा पोटेंशियल एनर्जी, वही तो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, तो आसान क्या है, अगर तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन दे दे तो असेंबलिंग को चेक मत करो, सीधा कह दो कि इतना ही वर्क, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे दे तो कह दो कि हाँ इतना ही क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। क्लियर हुआ ये चीज? क्लैरिटी आया? चलो ठीक है, लिख लो। यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल डिफाइंड एज external work required to assemble the particle from infinity to a given configuration। किसी गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, इन्फिनिटी से उस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, किसका? एक्सटर्नल एजेंट का। एक्सटर्नल वर्क डन जितना किया जाता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफाइन ही ऐसे किया गया कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, डिफिनेशन में ही ये कह रहा है। ठीक है, नोट कर लो। हम्म, तो पढ़ने का हैबिट डाल दो थोड़ा, समझने।
एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही आएगा ना क्वेश्चन उधर में, लैंग्वेज सब तो ऐसा ही रहेगा, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है ना तुम लोगों का इस चैप्टर में। लेकिन वापस ये देंगे पूरे सिस्टम के लिए एकदम, रिंग के लिए कितना होगा पोटेंशियल, ये लोग ऐसे देंगे। ये इनका खत्म नहीं हुआ, तो बहुत चलेगा अभी, एक और क्लास लेगा ये पोटेंशियल। हाँ हाँ, लगते हैं। इसमें चल रहा है तुम्हारा ये काइनेमेटिक्स। हाँ काइनेमेटिक्स सब खत्म होगा मतलब। हाँ एक ही दिन चल रहा है ना इस कारण से। ये हो गया। अब ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट, एफ इंटू डी ए। नहीं नहीं, वो डिफाइन मतलब, हाँ इंक्रीज है किसी पॉइंट तक आने में जितना मूव कर सकता है एक्सटर्नल रीजन को, एक्सटर्नल रीजन का वो चलेगा। एक्सटर्नल रीजन जितना वर्क डन किया वो बेकार नहीं गया है, वही स्टोर हुआ है किसके फॉर्म में। अगर एक्सटर्नल रीजन का वर्क डन निगेटिव है तो डेल्टा यू निगेटिव होगा, अगर एक्सटर्नल रीजन का वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला है कि के क्यू एन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसी को इंटीग्रेट करके लिखा है डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर। ये इंटरेक्शन का एनर्जी। अब किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढना पड़ता है। नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, तो पेयर्स कैसे ढूंढते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ पेयर्स। तो कितने हैं, तो इसमें तीन है, तो थ्री इंटू टू बाई टू, कितना हुआ, थ्री, तो थ्री पेयर्स बनेगा, एक, दो, तीन। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों दिया है। लो, कितने पेयर्स होंगे, एक क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, सबका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। 28 सब पे इक्वल चार्ज। हाँ 28 पेयर्स होंगे। 28 पेयर्स बनेंगे, अब करो। हाँ 8 इंटू 7 बाई 2, 56 बाई 2, 28। समझ में आ रहा है ये क्यों दिया गया है? तो पहले केस कैसा होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना। ऐसे कितने हैं एजेस, एजेस कितने हैं ऐसे, अरे 12 एज होता है क्यूब के अंदर, तो 12 के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, 12 एजेस भी हो गए, ये तो 12 ही हुआ है 28। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे, तो देखो बॉडी फेस डायगोनल के ऊपर दो, है ना, एक फेस के ऊपर दो इंटरेक्शन, ऐसा 6 फेस है, तो 6 इंटू 2, 12, 12, लेकिन उसका डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे ए था, अब इसका √2a होगा, √2a, √2a, तो के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई √2a, ये तो हो गया 12, 12 वैसा और 12 हो गया एज वाला, कितना हुआ है 24। अभी जा रहे हैं बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर, समझ में आ रहा है, बॉडी डायगोनल, 3 डायमेंशनल बॉडी डायगोनल, ऐसा होगा 4। ठीक है, तो ऐसा हो गया 4, करो। यही क्वेश्चन में, इन्हीं के क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ पेयर्स दे करके पहले 4 से करवाया, उसके बाद कह लो इसमें करो। मटेरियल इनका बहुत अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू आकाश। ठीक है, आकाश का क्वेश्चन ठीक होता है, क्वेश्चन पे मुझे कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन थ्योरी बहुत ही गंदा लिखते हैं वो लोग, बहुत ही गंदा। अब तो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी बुक दे देते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने कॉम्पिटिटिव सेक्शन ऐड किया, वो थोड़ा बेटर है। हम्म। यही है।